मोदी सरकार ने हाल ही में 8वां वेतन आयोग बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होना तय है। वहीं रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर मान ली जाती हैं, तो फिर कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, सैलरी बढ़ने का पैमाना क्या होगा, न्यूनतम सैलरी में कितना और कैसे इजाफा होता है, इन सभी बिंदुओं पर हमारे संवाददाता शुभम अवस्थी ने वित्त मामलों के एक्सपर्ट पूर्व वित्त अधिकारी वीरेंद्र चौबे से बात की है। चलिए उसे सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उसको लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे 24 अड्डा के स्टूडियो में पधारे हैं वीरेंद्र चौबे सर, जो एक फाइनेंस ऑफिसर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर से कि सर आखिर 8वें वेतन आयोग का क्या फायदा होने वाला, आखिर देश पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या होगा, बहुत सारे सवालों से सर से बातचीत करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दिखा दी, क्या कहेंगे सर आप? असल में ये परंपरा है हमारे देश की कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए, कह लीजिए उनकी मदद के लिए, हर 10 वर्ष पर वेतन भत्ते रिवाइज होते हैं और ये 1946-47 से लेकर के चला रहा है। पिछले 7 वेतन आयोग बैठ चुके हैं। अब 8वां का गठन वैसे हो गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। जो रिपोर्ट आएगी वह 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस बीच लगभग 1 साल का समय है, तो उसके अंदर जो है ये आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। अगर थोड़ा विलम्ब हो जाता है तो भी वो लागू करने की डेट वही रहती है। तो आवश्यक हो गया था, क्योंकि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो गया था। आज की डेट में जब हम आप बात कर रहे हैं तो 53% जो है महंगाई भत्ता है। 53% का मतलब वह आधे से ज़्यादा हो गया। प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई बहुत बड़ी है, तो उससे कर्मचारियों को राहत देने के लिए रिवीजन होता रहा है। और ये ट्रेंड है कि विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, हर जगह मूल्य सूचकांक 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ना एक फिनोमेना है, वर्ल्ड वाइड है। तो उसी क्रम में ये गठन होता है। प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक वेतनमान होता है वो तय किया जाता है। इसीलिए वेतन आयोग का गठन होता है। सर, ये जो वेतन आयोग का जो लागू किया जा रहा है 8वां, तो इसका कुछ ना कुछ बढ़ने का पैमाना होता होगा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को सर, क्या होता है? देखिए, अभी वेतन आयोग 8वां क्या पैमाना बनाएगा, क्या उसका क्राइटेरिया होगी, कितना वेतनमान होंगे, अलग अलग पदों के लिए वेतनमान अलग होते हैं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। शीघ्र ही पता चल जाएगा। तो आयोग की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक आप ऑथेंटिक रूप से नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रेंड रही है वो फिटमेंट अलग अलग वेतन आयोग का परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है। किसी वेतन आयोग ने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग वेतनमान है, कर्मचारी का जो मूल वेतन है, उसमें डीए जोड़ देंगे पूरा, और डीए जोड़ने के बाद जो आता है उसका 40% कर देते हैं। फिर वेतन निर्धारित करते हैं, जैसे 5 में था। 6ठे पे कमीशन में इन्होंने क्या किया था कि हर वेतनमान जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलेंट था उसके अगेंस्ट एक पे बैंड और ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट दिया। कुल मिलाकर के वो लगभग वही चीज़ रहती है, लेकिन अलग अलग आयोग की अलग अलग दृष्टि होती है। अब कितना प्रगति हुई है इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि 46-47 में न्यूनतम वेतन जो है 55 रुपये था पर मंथ, जो 7वें पे कमीशन में 18,000 हुआ। इसी तरह से अन्य में भी बढ़ा। चीफ सेक्रेटरी का जो 80,000 पहले हुआ था 6ठे में, अब वो 2,50,000 हुआ। तो जो वृद्धि हुई है वो पद के दायित्वों का भी ध्यान रखा जाता है। चतुर्थ श्रेणी का अलग है, उसका अलग है, लेकिन एक न्यूनतम जो ध्यान रखा जाता है वो उसमें मूल्य सूचकांक ही इम्पोर्टेंट होता है।
मिनिमम सैलरी जैसे बोलते हैं कितना ग्रेड जा सकता है जी इसमें? जी। और जो हम लोगों का अनुमान है, एक वित्त के अधिकारी होने के कारण हमारा अनुमान है कि मिनिमम जो सैलरी न्यूनतम वेतनमान होगा वो 50 के ऊपर ही जाएगा, 50-51 के आसपास जाना चाहिए, ऐसा ट्रेंड है। अब जैसे उदाहरण के लिए 55 बढ़ के 80 हुआ था, 80 के बाद 185 हुआ था, फिर 700 हुआ था, 750, 750 के बाद 2200 हुआ था। तो लगभग आप देखें तो रेशियो वही है। फिर 7,500 हुआ, 7 का फिर 18,000 हुआ। तो उसे जो ट्रेंड चल रही है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि 50 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये पूर्व जो इतिहास उसके हिसाब से बता रहे हैं, जो तरीका है इन लोगों का। और लेटेस्ट हो कि कमी बेसी ही होना भी चाहिए, 50 के आसपास होना चाहिए। और जो हाइक का जानना चाहेंगे कि आप हाइक कैसे होती है, तो 2 मौके ऐसे रहे जो जहाँ हाइक 20% के आसपास रही, 47 में और फिर 2016। ये 7वें वेतन आयोग। हाँ, 7वें वेतन आयोग में रफली 14 दशमलव कुछ % था और 1947 में भी 14 दशमलव कुछ % था। बराबर। छठा पे कमीशन सबसे अलग था जिसमें 54% की वृद्धि हुई थी, 5वें में 31% की वृद्धि हुई थी, चौथे में 27% की वृद्धि हुई थी, दूसरे तीसरे में लगभग बराबर था, 21% के आसपास। तो 7वें में और 47 वाले में लगभग बराबर था। ये तो कहा नहीं जा सकता कि महंगाई स्थिर रही होगी। पहले तो हो सकता है रही हो 47 से लेकर के 55 के बीच में जो भी ट्रेंड रहा। लेकिन अब जो इधर 2006 ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, छठे पे कमीशन, 7वें पे कमीशन यूनिट, उसके हिसाब से यही अनुमान लग रहा है कि न्यूनतम तो 50 के आसपास होना चाहिए। सर देश की जो इकोनॉमी है जो उस पर कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग का कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? ऐसा है कि यह प्रश्न जो है हर वेतन आयोग की रिपोर्ट पर आता है, क्योंकि जब कम सैलरी थी, जब 700 रुपये 55 रुपये इस तरह की थी, तो रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के कम थे। रिसोर्सेज बढ़े हैं तो उसमें कर्मचारियों का भी कंट्रीब्यूशन है, तो व्यवहार तो हमेशा बढ़ेगा। व्यवहार हमें अंदाजा है कि करीब 30% तो बढ़ जाना चाहिए, 25-30% के आसपास व्यवहार बढ़ेगा। लेकिन अब आमदनी के स्रोत भी बहुत हैं गवर्नमेंट के पास, व्यवहार बढ़ेगा तो यह केवल एकेडमिक विषय होगा, इतना नहीं बढ़ जाएगा कि गवर्नमेंट किसी तरह की उसको परेशानी हो। व्यवहार तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब 18,000 न्यूनतम पे 50 बजाएगी तो ऊपर वाली और ऊपर जाएगी। लेकिन जो हमारी माली स्थिति है, आर्थिक स्थिति देश की है, जिस तरह के संसाधन है इस समय, उससे कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वेतन देने में गवर्नमेंट को परेशानी होगी। सर वेतन आयोग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जरूरी बातें क्या होती है जिनका सरकार खास तौर पर ध्यान रखती है जिनको? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछा। तो ये वेतन आयोग को गठित करने के उद्देश्य में ये चीज़ें शामिल हैं। ये हम जो भारत जो है ये वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य संविधान में परिभाषित है। तो जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर अपेक्स तक, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर वो असंतुष्ट रहेंगे या अभावग्रस्त रहेंगे ज़्यादा, तो निश्चित रूप से उनके परफॉर्मेंस पर भी गलत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब आप सैलरी कम देंगे तो असंतुष्ट रहेंगे, उनकी समस्याएं घर की नहीं सॉल्व होगी, उनका ध्यान बटेगा और उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते। ऐट पार रहेगा, महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से गठन का उद्देश्य ही यही है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ कितना हम न्यूनतम वेतन दे दें अपने कर्मचारियों को कि वो संतुष्ट रहें। संतुष्ट का मतलब, संतोष होना तो एक ऐसा एम्बिगुअस टर्म है, संतोष कोई कितने में होता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक न्यूनतम वो ध्यान रखेंगे कि इस महंगाई में उनका काम चल जाए। तो
ये उद्देश्य होता है गठन का, क्योंकि वो कौन तय करेगा कि कितना वेतनमान होना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, उसका चेयरमैन होगा, वो सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि रेवेन्यू की स्थिति क्या है जो प्राप्त हो रहा है, कंडीशन कैसी है, सेवा शर्तें क्या हैं कर्मचारियों अधिकारियों की, उनकी जो सैलरी है वो है, ऐसा तो नहीं है कि एट पार ना हो। तो सब कई चीज़ों का ध्यान देते हैं, मूल्य सूचकांक का ध्यान देते हैं और ग्लोबल स्थिति का भी ध्यान देते हैं। जैसे जो पलायन होता है, पलायन का एक कारण कम सैलरी होना भी है। आप देखिए, जब मेधावी रहेंगे लोग, सैलरी कम मिलेगी तो भाग जाते हैं, प्राइवेट में चले जाएंगे या विदेश चले जाएंगे, उसका असर पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखा जाता है, महंगाई को ध्यान में रखते हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, बेसिक नीड्स जो है पूरी होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये सब तमाम ऐसे पैरामीटर होते हैं जो आयोग सब पर ध्यान देता है, सूचनाएं कलेक्ट करता है और तब जाकर के वो अपना एक रिकमेंडेशन देता है। सर, 8वें वेतन आयोग में ग्रेजुएटी से क्या बढ़ोतरी मिल सकती है कर्मचारियों को? कुछ लाभ आप मिलेगा इससे? किसी जो ग्रेजुएटी उतली है कर्मचारियों की। अब देखिए, जो तो नया पेंशन स्कीम अब लागू है, अब एज सच पेंशन और ग्रेजुएटी नाम का कोई उस तरह का प्रिवलेंट चीज़ नहीं रह गई है। अब यह है कि नई पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन आपका और उससे अधिक गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट 14% देने लगे हैं, आप 10% दीजिए, आप आधी भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नई पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी धनराशि मिल जाती है। पुरानी पेंशन का जो तर्क देते हैं, जिसमें आपने ग्रेच्युटी का सवाल उठाया, कम्यूटेशन का, उसमें से सोशल सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी है, रिटायर हुआ, आज जब तक जिंदा है तब तक वो पेंशन पाएगा। कम्यूटेशन में एक साथ उसको इतना पैसा मिल जाता है कि बच्चों की शादी विवाह करना या घर बनवा लेना छोटा सा उसके लिए आसान हो जाता है। नई पेंशन स्कीम में है कि एक बार आपको मंथली पेंशन ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन उसमें भी प्रावधान है कि आप चाहें तो ये ऑप्ट कर सकते हैं और उसको आप पर मंथ उतना आपको मिलता रहेगा। अब जो इस सिस्टम से असंतुष्ट हैं वो कहते हैं इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो विमर्श का विषय है। लेकिन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि वो ये जो सिस्टम है नई पेंशन स्कीम का भी, उसमें भी बढ़ेगा। जब तनख्वाहें बढ़ेगी, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनके इजाफा होगा, सेवानिवृत्ति के लाभों में उनका फायदा होना ही होना है। मेरे ख्याल से आप ये जानना चाहते थे कि जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलने हैं, ग्रेच्युटी है, उसको कोई भी नाम दीजिए, उसमें भी बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में तनख्वाह की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है। तनख्वाह अगर आपने 35% बढ़ाई है तो लगभग 35-40% वो भी बढ़ेगा। सर, 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था 2016 में, कहीं 8वां लागू ने 10 साल का समय लगता है, लेकिन इसी बीच कोरोना जो आया था, कोविड आया था, कहीं कोविड से भी कुछ ना कुछ तो हालात, इकोनॉमी में प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देश को पड़ा। क्या उसको हटाकर देखा जाए तो इस बार का जो उम्मीदें की जा रही हैं, कर्मचारियों को बेहतर मिल सकती हैं चीज़ें? हाँ, ये सवाल प्रासंगिक है जी। कोरोना काल में जैसे आर्थिक जो संसाधन थे उस थोड़ा कम हुए और गतिविधियाँ कम हुई, ट्रेड कम हुए, एक्सपोर्ट कम हुआ, तमाम प्रतिकूल पैरामीटर सामने आए। इकानमी तो निश्चित रूप से प्रभावित हुई, लेकिन भारत इस मामले में भाग्यशाली था कि उस दौरान अन्य देशों की बहुत विकसित देशों की भी जो जीडीपी थी वो 3 से 2.5% तक आ गई थी और हमारी जीडीपी कभी 6% से नीचे तब भी नहीं गई थी। तो हम आशा करते हैं कि जब उस समय हम संभल गए थे तो आगे तो कोई इस समय तो कोई हमारे यहाँ कमी है नहीं। रह गई बात कोरोना काल में नुकसान हुआ है लोगों का, जैसे डीए रोक दिया गया 1.5 साल, कम से कम 3 डीए ऐसे हैं जो नहीं घोषित किए गए, उससे कर्मचारियों का लॉस हुआ। लेकिन कर्मचारियों की ये मांग है कि उसको पूरा कर दिया जाए, फिर से घोषित कर दिया जाए, हो या ना हो, लेकिन इसको ही ध्यान में रखा जाएगा। जब ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा तो एज ऑन टुडे इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से देगा। सेना की बात कर लीजिए, सेना में सर जो बहुत सारे अलाउंस मिलते थे 7वें वेतन आयोग में,
कहीं ना कहीं 8वें में उनको भी कुछ बढ़ने के चांसेस हैं आयोग में फायदा है? देखिए, सेना का अलाउंस तो ट्रेडिशनली कभी घटता नहीं, जी। ना कोई ख़त्म किया जाता है ना घटता है। अब यह है कि उसको और भी देखा जाता है कि हम उतना ये कोशिश कर देंगे, उतना देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बढ़ेगा तो सब। अब कितना परसेंट बढ़ता है ये आयोग और गवर्नमेंट की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। Thank you. आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा ये है कि आपका चैनल जागरूक चैनल है और इस तरह के सवाल जो आप पूछे हैं बड़े ही प्रासंगिक हैं, अर्थपूर्ण हैं। आम आदमी को ये संदेश जाएगा कि कम से कम एक चैनल आगे आया जिसने कर्मचारियों की समस्या के संबंध में विस्तार से बात किया और उनके कल्याण के बारे में प्रश्न किया कि क्या क्या उनको मिल सकता है, कौन से अलाउंसेस घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो ये प्रशंसनीय तरीका है। इस जागरूकता के लिए हम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे वीरेंद्र चौबे सर, जो वित्त अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई हैं, जैसे 8वां वेतन आयोग जो केंद्र सरकार लागू कर रही है, उनको लेकर बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आपको हमारा ये कैसा लगा इंटरव्यू जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।